तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल में अभी तक नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो और हमारा सीरीज अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और हमारा ये सीरीज है JSSC 2023। ये हमारा सीरीज उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले CGL, उत्पाद सिपाही और जो भी PGT एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला झारखंड में स्कॉलरशिप योजना, झारखंड कुसुम योजना, झारखंड फूलो झानो आशीर्वाद योजना और सावित्री फूलो किशोरी समृद्धि योजना। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या जो है वो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर रख दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है सावित्री फूलो किशोरी समृद्धि योजना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सावित्री। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सावित्री फूलो किशोरी समृद्धि योजना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी ये कब लॉन्च किया गया था? जो जो ये लॉन्च किया गया था वो कब किया गया था? 11 अक्टूबर। कब लॉन्च किया गया था? 11 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 11 अक्टूबर को। और 11 अक्टूबर को क्या था? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था। अब किसको लाभ मिलेगा? ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना। तो इससे किसको लाभ मिलेगा? इससे लाभ मिलेगा 8वीं से 12वीं कक्षा। 8वीं से क्या है? 12वीं कक्षा तक की जो भी छात्राएं हैं उनको लाभ मिलेगा। किनको लाभ मिलेगा? 8वीं से 12वीं की छात्राओं को लाभ मिलेगा। और इसमें क्या है? टोटल 9 लाख छात्राओं को, टोटल कितने छात्राओं को? 9 लाख छात्राओं को इसमें जोड़ा गया है। कितनी छात्राओं को जोड़ा गया है? 9 लाख छात्राओं को जोड़ा गया है। और इसमें क्या है कि 8वीं से 12वीं की जो भी छात्राएं उनको पढ़ने के लिए क्या होगा? नगद मतलब कैश अमाउंट मिलेगा। नगद राशि मतलब कैश अमाउंट दिया जाएगा सहायता राशि के रूप में। सहायता राशि के रूप में क्या क्या किया जाएगा? कैश अमाउंट दिया जाएगा। और जो 8वीं कक्षा में जब नामांकन होगा, जब 8वीं कक्षा में क्या होगा? 8वीं कक्षा में नामांकन होगा तो उस समय कितनी राशि दी जाएगी? उस समय 2500 रुपये दिया जाएगा। कितनी राशि दी जाएगी? 2500 रुपये। जब 9वीं कक्षा में नामांकन होगा उस समय कितनी राशि दी जाएगी? उस समय भी 2500 रुपये दिया जाएगा। जब 10वीं में नामांकन होगा, 10वीं कक्षा में नामांकन होगा तो उसमें कितना दिया जाएगा? 5000 रुपये दिए जाएंगे। 5000 रुपये दिए जाएंगे। जब 11वीं कक्षा में नामांकन होगा उस समय कितना दिया जाएगा? 5000 रुपये। और जब 12वीं कक्षा में नामांकन होगा उस समय 5000 रुपये। तो आपसे इस तरह पूरा कोई भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दे सकता है कि इसमें क्या क्या सही है क्या गलत है, तो आपको छांटना है। इस प्रकार जो है ये आपके पूरे डिटेल में है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसका नाम बदलकर जो है सावित्री बाई फूलो किशोरी समृद्धि योजना रख दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो सही बात है, यह क्या है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। उसके बाद जो है, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 7 जुलाई 1948 में की गई थी। तो ये भी सही बात है। दामोदर घाटी की जो परियोजना की जो स्थापना की गई थी वो 7 जुलाई 1948 को की गई थी। फिर तीसरा ऑप्शन दिया गया है, दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। तो ये भी सही है, दामोदर नदी पर ही सबसे पहले बनाया गया था। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, तिलैया बांध कोनार नदी पर 1993 बना। तो ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। हम क्या बात करेंगे अभी? दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो इसका जो आरंभ हुआ था, दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था वो कब हुआ था?
1948 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1948 ईस्वी को हुआ था। और किस परियोजना को ध्यान में रखते हुए? तो अमेरिका की टेनेसी परियोजना। अमेरिका में एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था टेनेसी घाटी परियोजना। टेनेसी घाटी परियोजना, उसी के तर्ज पर, उसी का उदाहरण लेते हुए क्या किया गया था? भारत में यह परियोजना चलाया गया था। कौन? दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाया गया था। कौन सी परियोजना? अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तर्ज पर भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना चलाया गया था। और 1948 में क्या किया गया? 1948 में क्या किया? दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। आपसे क्वेश्चन पूछे देगा कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब की गई, तो उसका सही आंसर क्या होगा? 1948। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1948। और दामोदर नदी घाटी का जो निगम है उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कलकत्ता में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कलकत्ता में इसका मुख्यालय है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना में क्या है? 8 बड़े बांध। दामोदर घाटी परियोजना में क्या है? 8 बड़े बांध। 8 बड़े बांध, उसके बाद एक अवरोधक बांध, एक अवरोधक बांध, इसके बाद 6 जल विद्युत परियोजना, 6 जल विद्युत परियोजना, और 3 तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना निर्माण किया गया। 3 क्या किया गया? तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। जो दामोदर घाटी निगम परियोजना थी, जो दामोदर घाटी परियोजना थी, जिसका जो आरंभ हुआ था 1948 में हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। उसमें क्या किया गया था? 8 बड़े बांध बनाए गए थे, एक अवरोधक बांध बनाया गया था, 6 जल विद्युत बनाया गया था और 3 तापीय विद्युत परियोजना बनाया गया था। जिसमें क्या है? जिसमें बराकर जो नदी है, बराकर किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि बराकर किसकी सहायक नदी है। तो जो बराकर नदी है उस पर कौन कौन सा बांध बनाया गया था? उस पर तिलैया बांध बनाया गया है। उस और कौन सा बांध बनाया गया? उस पर मैथन बांध बनाया गया है। बराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तिलैया बांध बनाया गया है, मैथन बांध बनाया गया है, और कौन सा बांध बनाया गया है? बाल पहाड़ी बनाया गया। ये तीनों बांध जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। अभी क्या है? दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो दामोदर नदी पर बांध बनाया गया है अय्यर बांध, और कौन सा बांध? और बेरमो। ये दोनों बांध जो है दामोदर नदी पर बनाया गया है। उसके अलावा बोकारो नदी पर बांध बनाया गया है। बोकारो नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? पहला तो बोकारो बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? पहला बोकारो। उसके अलावा कौन सा? कोनार बांध बनाया गया है। तो ये जो बांध है, ये बांध अलग अलग नदी पर बनाए गए हैं। और जो छह जल विद्युत परियोजना है, 6 जल विद्युत है, उसमें से क्या है? तिलैया है। तिलैया, इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1953 ईस्वी में किया गया था। तिलैया का निर्माण कब किया गया था? 1953 में। तिलैया का निर्माण 1953, तिलैया 53। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, तिलैया 53 में। फिर मैथन बांध का निर्माण कब कराया गया था? मैथन बांध का निर्माण कराया गया था 1957 में। बाल पहाड़ी का बांध का निर्माण कराया गया था। ये सारे क्या है? ये सारे जल विद्युत परियोजना वाले बांध हैं। ये क्या है? जल विद्युत परियोजना वाले। और उसके बाद क्या है? पंचेत बांध कराया गया था। पंचेत बांध कराया गया था। उसके अलावा क्या कराया गया था? बोरमो बांध का निर्माण कराया गया था। बोरमो बांध, और बचा कौन? अय्यर। ये 6 बांध जो है, ये 6 बांध का निर्माण जल विद्युत के लिए कराया गया था। सबसे पहले तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, अय्यर, पंचेत और बोरमो। और जो 3 तापीय विद्युत परियोजना है, 3 तापीय विद्युत परियोजना में कौन कौन से हैं? पहला है बोकारो। 3 तापीय विद्युत परियोजना में बोकारो। दूसरा है चंद्रपुरा। क्या है? दूसरा है चंद्रपुरा। और तीसरा क्या है? दुर्गापुर। तीसरा क्या है? दुर्गापुर। ये तीनों क्या है? ये तीनों तापीय विद्युत परियोजना है। मतलब इसमें कोयले से पहले पानी को गर्म किया जाता है, फिर उसमें। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे चैनल में अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयाँ भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है उसका कौन सा यूनिट झारखंड में है, तो ऑप्शन दिया गया है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट MCP, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC, तीसरा दिया गया है तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट TCP और चौथा दिया गया है खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स ICC। ये कहाँ पे स्थापित है ICC, तो ये है घाटशिला में। कहाँ पे है, घाटशिला में। और घाटशिला कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है घाटशिला। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 ईस्वी में की गई थी। और 1924 में ही क्या हुआ था, भारत में पहला तांबा खान जो है उत्पादन खान, भारत में पहला तांबा उत्पादन खान जो है, तांबा उत्पादन खान जो है वो घाटशिला में ही निर्मित किया गया था, यहीं पर स्थापित किया गया था 1924 में। और यहीं पे क्या है, तांबा शोधन केंद्र भी है। घाटशिला में ही क्या है, तांबा शोधन केंद्र, जहाँ पे क्या है तांबा निकाला जाता है। खान के बाद, खान से निकालने के बाद क्या क्या है उसको, उसमें जो भी उसमें अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या हटाया जाता है, तो उसको शोधन करना बोलते हैं। तो तांबा शोधन केंद्र भी क्या है, वो घाटशिला में। इसके अलावा क्या है, 1930 ईस्वी में, कितना में, 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में यहाँ पे क्या किया गया था, पीतल बनाने का कारखाना भी स्थापित किया गया था। क्या 1930 ईस्वी में घाटशिला में ही क्या किया गया था, पीतल बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। और तांबे का जो प्रसिद्ध खाने हैं उसमें क्या है, उसमें पहला है मूसाबनी। क्या है, तांबा का जो प्रसिद्ध खाने हैं उसमें कौन है, मूसाबनी है। और दूसरा कौन सा है, बेदिया है। दूसरा कौन सा है, बेदिया। ये दोनों क्या है, तांबा की दो प्रसिद्ध खाने हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौलेश्वरी, कौलेश्वरी जो मंदिर है किस जिले में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है पलामू, दूसरा लातेहार, तीसरा हजारीबाग और चौथा चतरा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, चतरा हो जाएगा। कौलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, चतरा में। और कौन से पहाड़ी पर है, तो कोलुआ पहाड़ी पे है। कौन सी पहाड़ी पे है, कोलुआ पहाड़ी पे। आपसे पूछा जा सकता है कि कौलेश्वरी मंदिर कौन सी पहाड़ी पे है, तो कोलुआ पहाड़ी पे है। और किस देवी की, कौलेश्वरी मंदिर में किस देवी की पूजा की जाती है, तो कौलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। किस देवी की पूजा की जाती है, कौलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ये क्या है, शक्ति की देवी की, शक्ति की देवी की प्रतिरूप है, शक्ति की देवी है। और कोलुआ पहाड़ी में क्या है, कोलुआ पहाड़ी में तीनों धर्म के प्रमाण मिलते हैं, तीनों धर्म की पूजा होती है। तीनों धर्म के क्या है, अनुयायी आते हैं यहाँ पे, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। हिंदू धर्म में क्या क्या है, कौलेश्वरी मंदिर है। बौद्ध धर्म का क्या है यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म के जो ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के क्या है, ऋषभ देव, बौद्ध धर्म के ऋषभ देव। और क्या है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। बौद्ध धर्म के क्या है, ऋषभ देव और पार्श्वनाथ की क्या है, मूर्तियां हैं। कौन सी पहाड़ी पे, कोलुआ पहाड़ी पे। जैन धर्म का क्या है, जैन धर्म के यहाँ पे क्या है, शीतलनाथ। जैन धर्म के शीतलनाथ का क्या है, तपोभूमि यहीं पे था। आपसे पूछा जा सकता है कि कोलुआ पहाड़ी पे जैन धर्म का कौन से तीर्थंकर का तपोभूमि माना जाता है, तो आंसर उसका क्या है, शीतलनाथ होगा। इसके अलावा जो जैन धर्म के जो महापुराण हैं, जैन धर्म के जो महापुराण के रचनाकार हैं, जिनसेन, क्या नाम था उनका, जैनसेन या जिनसेन बोलते हैं, वो भी क्या किए थे, यहीं पे साधना करते थे कोलुआ पहाड़ी पे। तो इस तरह क्या है, यहाँ पे हिंदू धर्म का भी मान्यता है, बौद्ध धर्म का भी मान्यता है और जैन धर्म की मान्यता है। तो इस दृष्टिकोण से कोलुआ पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये कहाँ पे है, चतरा में है। कौन सा मंदिर है, कौलेश्वरी मंदिर है। कौलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है, किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। किन किन धर्मों का है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म का है। हिंदू धर्म के लिए तो कौलेश्वरी मंदिर है, बौद्ध धर्म में यहाँ पे ऋषभ देव और पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं, जैन धर्म के यहाँ पे शीतलनाथ और जिनसेन का क्या है, तपोभूमि माना जाता है।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो भी सब्सक्राइबर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? पूछा गया है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य प्रेरक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पांडे गणपत राय, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है माधव सिंह और चौथा है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे वो झारखंड में 1857 के विद्रोह के क्या थे? मुख्य प्रेरक थे, मुख्य प्रेरक थे। अब 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ से फूटी थी? तो ये फूटी थी रोहिणी देवघर से। झारखंड में 1857 की क्रांति कहाँ से फूटी थी? तो ये शुरुआत हुई थी रोहिणी, जो कहाँ पे है? देवघर जिला में। कब हुआ था इसका प्रारंभ? इसका प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। और रोहिणी किस नदी के तट पर है? ये अजय नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? अजय नदी के तट पर है। और 1857 के समय ही क्या हुआ था? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने क्या किया था? मुक्ति वाहिनी सेना। 1857 के समय ही क्या हुआ था? मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया गया था। कौन किया था गठन? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने किया था। जिसके सेनापति कौन थे? जिसके सेनापति पांडे गणपत राय थे। कौन थे इसके सेनापति? पांडे गणपत राय इसके सेनापति थे। और जो देवघर में जो विद्रोह शुरू हुआ था उस समय क्या हुआ था? नॉर्मन लेस्ली। कौन? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई। तो 1857 में क्या हुआ था? जो क्रांति झारखंड में शुरू हुई थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? रोहिणी देवघर से शुरू हुई थी। और रोहिणी कौन सी नदी के तट पर है? अजय नदी के तट पर है। और जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कब शुरू हुआ था? 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। वहां पे किसकी हत्या कर दी गई थी? नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी गई थी। और देवघर में कौन सी रेजिमेंट थी? तो देवघर में कौन सी थी? 32वीं रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? 32वीं क्या थी? इन्फेंट्री। इन्फेंट्री 32वीं इन्फेंट्री थी। जिसके जो कमान था किसके हाथों में था? मैकडोनाल्ड के हाथों में। किसके हाथों में इसका कमान था? मैकडोनाल्ड के हाथों में इसका कमान था। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति जो है रामगढ़ और हजारीबाग में कब हुआ था? 1857 की क्रांति रामगढ़, कहाँ पे? रामगढ़ और हजारीबाग। रामगढ़ और हजारीबाग में कब शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था 30 जुलाई 1857 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 30 जुलाई 1857 को। और इसके जो नेता थे, विद्रोही नेता थे, रामगढ़ और हजारीबाग में जो विद्रोही नेता थे, विद्रोही नेता का नाम क्या था? सुरेंद्र शाही। सुरेंद्र शाही जो थे इसके विद्रोही नेता थे। कौन थे इसके विद्रोही नेता? सुरेंद्र शाही। और रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था, रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? वो रांची में था। रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो कहाँ पे था? रांची में था। तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा, असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना? तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुस्तक लड़ाके, पुरखा लड़ाके किसका राज है? झारखंड एवं अंतहीन समरगाथा, असुर सिरिंग, आदिम राग पुस्तक, ये सब क्या है? पुस्तकों के नाम है। ये सब क्या है? पुस्तक के नाम है। ये सब किसकी रचना है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वंदना टेटे। ये सब पुस्तक किसने लिखा है? वंदना टेटे ने लिखा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो रचनाकार है उससे देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मुंडारी मुंडारी फॉकटेल के रचनाकार कौन है? मुंडारी फॉकटेल के रचनाकार कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा
पी के मित्रा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंडारी फॉकटेल के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं पी के मित्रा। आपसे पूछ सकता है मुंडा दुल्हा, क्या पूछ सकता है, मुंडा दुल्हा के रचनाकार कौन है। अब मुंडा दुल्हा क्या है, ये लोकगीत का संग्रह है। मुंडा दुल्हा क्या है, लोकगीत का संग्रह है। लोकगीत यहाँ पे इसमें क्या है, संकलित है। इसका जो लेख, इसके रचनाकार क्या है, W.C. आचार्य। इसके जो रचनाकार है क्या है, W.C. आचार्य। इसके जो रचनाकार है कौन है, मुंडा दुल्हा के रचनाकार कौन है, W.C. आचार्य। फिर आपसे पूछ सकता है कि मुंडारी ग्रामर के रचनाकार कौन है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंडारी ग्रामर के रचनाकार कौन है, तो ये कौन है, ए नॉट्रोट। कौन है इसके, ए नॉट्रोट है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वन लक्ष्मी जो उपन्यास है, कौन सी उपन्यास, वन लक्ष्मी उपन्यास। या और क्या है, दूसरा उपन्यास क्या है, वन के मन। वन के मन, ये दोनों क्या है, उपन्यास है। ये दोनों क्या है, उपन्यास है। तो इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं योगेंद्र नाथ सिन्हा। इसके रचनाकार कौन है, योगेंद्र नाथ सिन्हा। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट रचना और उसके रचनाकार है। आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ग्रह का फेर, क्या है, रचना क्या है, रचना है ग्रह का फेर। तो इसके जो रचनाकार हैं, ग्रह का फेर के रचनाकार कौन है, अनंत सहाय अखोरी। इसके रचनाकार हैं अनंत सहाय अखोरी। इसके रचनाकार कौन है, अनंत सहाय अखोरी। फिर आपसे पूछा जा सकता है आदमी के रचनाकार कौन है। आदमी के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार क्या है, द्वारिका प्रसाद। कौन है इसके रचनाकार, द्वारिका प्रसाद। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पाडिया तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से है। तो आपको बताना है कि मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा, लक्ष्मी पाडिया तथा दिवाकर प्रसाद का संबंध किस खेल से। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है एथलीट, बॉक्सिंग, क्रिकेट, हॉकी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग। तो इन सारे खिलाड़ी कहाँ किससे हैं, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो जो अन्य खिलाड़ी हैं, अन्य खिलाड़ी जो हैं उनका भी देख लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हॉकी की कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो हॉकी की जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जो झारखंड से रिलेटेड है वो उसमें कौन है, सुमराय टेटे। सुमराय टेटे ये क्या है, हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी है। दूसरा कौन है, सावित्री पूर्ति। कौन है, सावित्री पूर्ति। तीसरा जो है अनीता एक्का, अनीता एक्का। ये सब क्या है, ये हॉकी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट खिलाड़ी है। आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल से रिलेटेड जो है, फुटबॉल से रिलेटेड तो बहुत खिलाड़ी है जो इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कस करते हैं। फुटबॉल से मंगला लिंडा, ये क्या है, फुटबॉल से रिलेटेड खिलाड़ी है। अगर एथलीट से रिलेटेड बात करें, एथलीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो है वो कौन है, विजय नीलमणि खालखो। कौन है, विजय नीलमणि खालखो। कौन है एथलीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, विजय नीलमणि खालखो। अब इंपॉर्टेंट स्टेडियम देख लेते हैं, कौन सा स्टेडियम क्या है, कहाँ पे है। तो जो जमशेदपुर में जो स्टेडियम्स हैं उसमें कौन कौन सा स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम। कीनन स्टेडियम कहाँ पे है, जमशेदपुर में। इसके अलावा JRD टाटा स्पोर्ट्स, JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे है, जमशेदपुर में। JRD टाटा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, जमशेदपुर में। इसके अलावा तीसरा जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेडियम मोहन आहूजा जो इंडोर स्टेडियम है, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम। ये भी कहाँ पे है, ये भी जमशेदपुर में। तो ये सारे जो तीनों जो हैं
तीनों कहाँ पे है? तीनों जमशेदपुर में। अब रांची में जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है उसकी बात करें तो रांची में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेडियम क्या है? बिरसा स्टेडियम। ये कहाँ पे है? रांची में है। जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम, ये भी कहाँ पे है? ये भी रांची में है। इसके अलावा मैकन स्टेडियम कहाँ पे है? रांची में है। तो बिरसा स्टेडियम, जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, ऑस्ट्रो टर्फ। कौन सा स्टेडियम? ऑस्ट्रो टर्फ स्टेडियम। ये इसमें क्या खेला जाता है? हॉकी खेला जाता है। ये भी कहाँ पे है? रांची में है। इसके अलावा शताब्दी स्टेडियम ये भी कहाँ पे है? ये भी रांची में स्थित है। तो ये हो गया रांची से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा? बिरसा स्टेडियम, जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम, मैकन स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम, ऑस्ट्रो टर्फ स्टेडियम जहाँ हॉकी खेला जाता है, और शताब्दी स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट स्टेडियम जो कहाँ पे हैं? ये रांची में है। इसके अलावा बात करें हम तो बोकारो में कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेडियम है? तो बोकारो में जो इंपॉर्टेंट स्टेडियम है वो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। कौन है? मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? मंगलम मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में। आपको कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम जो है वो जमशेदपुर में है, पर मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? वो बोकारो में। धनबाद की बात करें, धनबाद में कौन कौन सा स्टेडियम है? धनबाद में स्टेडियम है डिगवाडी। कौन सा स्टेडियम है? डिगवाडी। धनबाद में कौन सा स्टेडियम है? डिगवाडी। इसके अलावा क्या कौन सा है? रेलवे। तो रेलवे कहाँ कहाँ है? रांची में भी है और धनबाद में भी है। तीसरा कौन सा स्टेडियम है धनबाद में? तीसरा स्टेडियम जो है धनबाद में वो कौन सा है? वो है गोल्फ मैदान। कौन सा है? गोल्फ मैदान। ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों धनबाद में। आपको बताना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि जो अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है, अल्बर्ट एक्का जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? आपको ये क्या करना है? कमेंट में कमेंट करके हमको बताना है कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किसका पूछा गया है? महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला गया था? तो ऑप्शन दिया गया है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना अंतिम T20 मैच जो खेला था किसके साथ खेला था? वो खेला था श्रीलंका के साथ। और जो T20 का महेंद्र सिंह धोनी का पदार्पण जो हुआ था वो कौन सा किसके साथ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका के साथ। दक्षिण अफ्रीका के साथ कौन से ईयर में खेला गया था? 2006 में खेला गया था। अंतिम एक दिवसीय मैच, यहाँ पे अंतिम T20 मैच पूछेगा तो श्रीलंका। अगर अंतिम एक दिवसीय मैच पूछा जाए तो अंतिम एक दिवसीय मैच किसके साथ खेला था? न्यूजीलैंड के साथ। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ खेला था। अगर अंतिम टेस्ट बोलेगा तो अंतिम टेस्ट खेला था महेंद्र सिंह धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अंतिम टेस्ट किसके साथ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। और महेंद्र सिंह धोनी को क्या किया गया था? महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? सर्वोच्च खेल सम्मान। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया गया था 2008 में। कौन सा पुरस्कार दिया गया था 2008 में? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2008 में। उसके बाद 2009 में उनको दिया गया था कौन सा पुरस्कार? पद्मश्री। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार। उसके बाद 2018 में उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? 2018 में उन्हें दिया गया पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण पुरस्कार 2018 में दिया गया। तो ये तीन जो मेजर पुरस्कार है ये भी याद रखना दोस्तों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2008 में दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जनजातियों में से
शिकारी संघर्षकर्ता क्या है? शिकारी संघर्षकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया। किस जनजाति को? क्या है? झारखंड में निम्नलिखित जनजाति में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन दिया गया है, पहला बिरहोर, दूसरा सोरैया पहाड़िया, तीसरा चीक बड़ी और चौथा मुंडा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो बिरहोर हो जाएगा। बिरहोर जो क्या है? शिकारी संग्रह करता है, संग्रह करता है, मतलब शिकार करते हैं, उसका संग्रह करते हैं और उसी से उनका क्या होता है? जीवन यापन होता है। तो बिरहोर का अगर बोले तो बिरहोर को हम लोग दो बांटों में बांट सकते हैं। बिरहोर का जो उत्पत्ति हुआ है वो किससे हुआ है? वो मुंडारी शब्द से हुआ है। बिरहोर का जो उत्पत्ति हुआ है मुंडारी शब्द से हुआ है। यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मुंडारी शब्द से हुआ है, जिसमें वीर का क्या अर्थ है? जिसमें वीर का अर्थ है जंगल। वीर का क्या अर्थ है? जंगल। और होर का क्या अर्थ है? होर का अर्थ है आदमी। तो इस तरह बिरहोर का क्या हो गया? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी। और जो बिरहोर क्या है? बिरहोर जंगल पे निर्भर करते हैं। बिरहोर जो है वो जंगल पर निर्भर करते हैं। वो ज़्यादातर खेती नहीं करते। किस पे निर्भर करते हैं? जंगल पर निर्भर करते हैं। और जो घुमंतु जीवन जीते हैं, जो बिरहोर लोग क्या करते हैं? घुमंतु जीवन जीते हैं। घुमंतु जीवन जीते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? उल्थू। क्या बोलते हैं? उल्थू या फिर भुलियास, या फिर क्या कहा जाता है? भुलियास। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर को क्या कहा जाता है या क्या नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया उल्थू या फिर भुलियास। और जो अस्थाई जीवन जीते हैं, जो भी बिरहोर जनजाति क्या करती है? अस्थाई जीवन जीती है, उसको क्या करते हैं? जांघी। उसको क्या कहा जाता है? जांघी या फिर थानिया। उसको क्या कहा जाता है? जांघी या फिर थानिया कहा जाता है। और बिरहोर का जो युवा गृह है, बिरहोर का जो युवा गृह है, बिरहोर का जो युवा गृह है उसको क्या कहा जाता है? गतियोर। गतियोरा। बिरहोर का जो युवा गृह उसको क्या कहा जाता है? गतियोरा या फिर गीतियोरा या फिर टंडा। ये तीनों नाम क्या है? युवा गृह का नाम है। किसका? बिरहोर का। बिरहोर का जो युवा गृह है वो क्या है? गतियोरा, गीतियोरा या फिर टंडा। ये तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। और इसमें जो विवाह का प्रचलन है वो क्या है? सदर बापला जो है, सदर बापला, ये सबसे महत्वपूर्ण विवाह है बिरहोर का, सदर बापला। इसमें क्या है? माता पिता की अनुमति ली जाती है। माता पिता की क्या की जाती है? अनुमति के साथ जो विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? सदर बापला बोलते हैं। ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विवाह है बिरहोर का। और बिरहोर का जो मुख्य वाद्य यंत्र है, बिरहोर का जो मुख्य वाद्य यंत्र है कौन कौन सा है? बिरहोर का जो मुख्य वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाला यंत्र, कौन सा यंत्र? वाद्य यंत्र। जो कौन कौन सा है? तुमदा। पहला कौन सा है? तुमदा। इसको मांदर या ढोल भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मांदर या ढोल भी बोलते हैं। उसको बिरहोर लोग क्या बोलते हैं? तुमदा बोलते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है टमक। दूसरा क्या है? टमक। टमक। दूसरा क्या है? टमक। ये क्या है? ये नगाड़ा है। ये बिरहोर का वाद्य यंत्र है। और तीसरा जो है, तीसरा तिरियो है। तीसरा जो है तिरियो। तिरियो यानी ये क्या है? बांसुरी है। ये सब क्या है? बिरहोर जनजाति के जो क्या है? मुख्य वाद्य यंत्र। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यह त्यौहार मुख्यतः पशुओं के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा त्यौहार जो है वो पशुओं के लिए है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वंदना, जनी शिकार, रोहिणी और हल पूर्णा। तो इसमें से जो वंदना है वो क्या है? पशुओं के लिए त्यौहार है। कौन सा? वंदना क्या है? पशुओं का त्यौहार है। पशुओं के लिए मनाए जाने वाला त्यौहार है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कब मनाया जाता है वंदना? ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। वंदना कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। और जो कार्तिक पूर्णिमा है, यहाँ पे कार्तिक अमावस्या को वंदना मनाया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा क्या? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को जो है हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है जवाब कि कार्तिक पूर्णिमा को हजारीबाग में कौन सा मेला लगता है। इसके अलावा जो सूर्यकुंड मेला है, सूर्यकुंड मेला, सूर्यकुंड मेला कहाँ पे लगता है? ये
हजारीबाग में लगता है। ये वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे आपको हमें ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग में लगता है। उसके अलावा जो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, जनजातियों का जो सबसे बड़ा पर्व है वो कौन सा है? बड़ा पर्व कौन सा है जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? तो वो है सरहुल। जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सरहुल। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिए, और जो भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।